Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Dr. Saidullah Jan is once again with you. Today we are going to discuss about the rotational and circular motion, that is chapter 5 of first year textbook. आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे. बिफोर वी स्टार्ट अबाउट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू that what analogy exists between linear motion and angular motion, the notation used for different things in linear motion compared to angular motions. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है. इस कंपैरिजन चार्ट में हम लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन के कंपैरिजन करेंगे. सबसे पहले नोटेशन वाइज कि लीनियर मोशन में कौन से नोटेशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं और एंगुलर मोशन में कौन से नोटेशन इस्तेमाल होते हैं. लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी वेक्टर या एस वेक्टर या एल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है. यानी जहां पर लीनियर मोशन में आपने जो भी किया है, इक्वेशन वगैरह किए हैं, वहां पर डी हैं तो उस डी की जगह वहां थीटा लगाया करो, तो आपका मोशन लीनियर से एंगुलर होता जाएगा. लीनियर वेलोसिटी के लिए v, तो उसके एनालॉजी में एंगुलर मोशन में ओमेगा इस्तेमाल किया जाता है. यानी लीनियर मोशन में जहां पर v देखते हो, एंगुलर के लिए ओमेगा कर दो. लीनियर एक्सेलरेशन a से रिप्रेजेंट होता है, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट होता है. लीनियर फोर्स f से रिप्रेजेंट होता है, जबकि टार्क जो है वो टा से रिप्रेजेंट होता है. लीनियर मोमेंटम के लिए सिंबल यूजुअली p इस्तेमाल करते हैं, बाज़ों का j भी इस्तेमाल किया गया है. एंगुलर मोमेंटम के लिए L का सिंबल इस्तेमाल होता है. लीनियर इनर्शिया के लिए मास m, रोटेशनल इनर्शिया के लिए I, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के लिए Ke, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी KER. अब हम आते हैं, हमने क्या कहा कि जहाँ पर आप v देखते हो उसकी जगह ओमेगा, तो वो आपका क्या बनता जाएगा, एंगुलर बनता जाएगा. थोड़ी सी इक्वेशंस को देखते जाओ, ये तकरीबन आधे चैप्टर का आपको कंक्लूजन पहले से दे देगा. यानी रोटेशनल मोशन का आप ये समझ ले कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, निचोड़ है जिसको कहते हैं दूसरे अल्फाज में. लीनियर वेलोसिटी बराबर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देखो वहाँ पर मैंने कहा था अगर डी हो या एस हो या एल हो तो उसकी जगह आप क्या लगाए, थीटा लगाओ. यहाँ पर वी है तो वी की जगह क्या लगा दिया, ओमेगा लगा दिया. तो सिर्फ ये था कि वही लीनियर के साथ अगर आप एंगुलर का लफ्ज़ शामिल कर दो तो वो आप एंगुलर मोशन बन जाएगा. जिस तरह आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज़ लीनियर वेलोसिटी, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ एंगुलर वेलोसिटी. हम डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ ये बताना है कि इनमें एनालॉजी क्या है, मुशाबहत क्या है. लीनियर एक्सेलरेशन जो है a, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो इसकी जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जो ऊपर मैंने नोटेशन बता दी है कि जहाँ पर a इस्तेमाल होता है उसकी जगह अगर अल्फा लगा दो, जहाँ पर v इस्तेमाल होता है वहाँ ओमेगा लगा दो, तो फिर जो है आपका लीनियर से एंगुलर होता जाएगा. तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी लफ्ज़ मैंने एंगुलर वेलोसिटी लगा दिया, वहाँ पर लीनियर था तो यहाँ पर एंगुलर. इसी तरह फोर्स जो है, लीनियर फोर्स is the time rate of change of linear momentum or the product of mass time linear acceleration. ये linear force. तो एंगुलर मोशन में हम टार्क
या रोटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर F ऊपर हमने नोटेशन तो वहाँ पर टा, जहाँ पर P वहाँ पर L। तो यहाँ देखो लीनियर फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मास मल्टीप्लाइड बाय लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पर एंगुलर फोर्स या टार्क या रोटेशनल फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और m की जगह मैंने कहा I इस्तेमाल करोगे और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, तो ये चला जाएगा रोटेशनल में। इसी तरह लीनियर मोमेंटम जो है अगर आप देखिए P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम लीनियर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम में P की जगह क्या लगा दो, L लगा दो, जिस तरह ऊपर हमने शो किए। मास की जगह I लगा दिया। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है तो उसकी जगह क्या लगा दिया, ओमेगा लगा दिया। तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। वहाँ पर लीनियर मास मल्टीप्लाइड बाय लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ पर रोटेशनल मास मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। जहाँ पर लीनियर इनर्शिया या लीनियर मास इस्तेमाल होता है लीनियर मोशन में, तो वहाँ पर रोटेशनल इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये बाद में हम लेटर सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। अब लीनियर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम स्क्वायर या लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m जो हमने पहले किया है। तो उसकी एनालॉजी में अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे चले जाओ तो वो क्या हो जाएगा, के ई आर हो जाएगा। हाफ अपनी जगह पे, m की जगह मैंने क्या कहा, आई लगा दो। यहाँ पर लीनियर v स्क्वायर है तो यहाँ पर एंगुलर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2m है तो वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m आ जाएगा। बिल्कुल, यानी अगर आपको लीनियर आता है तो लीनियर के साथ आप लफ्ज़ एंगुलर लगाते जाओ तो आप लीनियर से ख़ुद ब खुद एंगुलर मोशन में जाते जाओगे। इसी तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो जो s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला है या d इज इक्वल टू वी टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये देखो यहाँ पर लीनियर v है, यहाँ पर एंगुलर ओमेगा है, यहाँ पर t है तो वहाँ पर भी t है, t टाइम है ना। अब इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो ऑलरेडी हम लीनियर मोशन में पढ़ चुके हैं, और वो आपके पास क्या है, वो ये है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर ये वी एफ है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा एफ एंगुलर में आ जाएगा। यहाँ पर वी आई है तो उसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा आई आ जाएगा। प्लस ए टी है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, एल्फ़ा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल्फ़ा टी। तो इस क्या आ जाएगा, जिस तरह दूसरा इक्वेशन है इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, थीटा। वी आई की जगह ओमेगा आई और टी अपनी जगह, हाफ ए की जगह एल्फ़ा लगाएंगे, देख रहे हो, टी स्क्वायर अपनी जगह, और 2a एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2 अल्फ़ा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। ये थी कंपैरिजन। अब इनको हम डिटेल के साथ 1 बाय 1 पैक करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। इस छोटे से 10 मिनट से या 5 मिनट या 6 मिनट के डिस्कशन से आपको क्लियर कट पिक्चर मिल चुका होगा कि अगर मुझे लीनियर आता है तो एंगुलर तो कुछ भी नहीं है। अब रोटेशनल मोशन अगर आप घर में देखें, इलेक्ट्रिक फैन को टर्न ऑन करते हो तो वो क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है, रोटेशनल मोशन है। गाड़ी के टायर हो, बाईसाइकिल के टायर हो, टायर्स वगैरह के टायर्स हो, आप देख रहे हैं कि गोल दायरे में घूम रहे हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। ब्लेंडर्स हैं, ग्राइंडर्स हैं आपके घर में, आप उसमें किसी चीज़ को डाल लेते हो तो वो उसको ग्राइंड करना शुरू कर देता है, रोटेशंस करता है, रोटेशनल मोशन है। सो अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर विद यू पीपल अबाउट द रोटेशनल मोशन। सो व्हेनेवर somebody is rotating about the fixed axis, वो एक्सिस जिस पे बॉडी रोटेट करती हैं उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी मेनी पार्टिकल से बना होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर पार्टिकल का फासला एक जैसा रहता है, वो चेंज नहीं होता जब तक कि सेम फिक्स एक्सिस पे रोटेट करता है। तो रोटेशनल मोशन जो है
अगर कोई रिजिड बॉडी एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमती है और बॉडी का हर पॉइंट अपनी पोजीशन को उसके लिहाज से चेंज नहीं करता, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन कहते हैं। बेसिकली रोटेशन इज जनरली मेंट फॉर रिजिड बॉडी। एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज फॉर पार्टिकल। जिस तरह मून कैन बी ट्रीटेड इज अ पार्टिकल फॉर अर्थ, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो ये क्या होगा? सर्कुलर मोशन। इसी तरह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर बॉडी एज ए होल घूमती है, ये देखो मेरा हाथ है, ये रिजिड बॉडी कहलाती है बिकॉज इट इज द कंपोजिशन ऑफ मैनी पार्टिकल्स। ये रिजिड बॉडी है, ये मेरा हाथ। अगर मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह घूमता है तो ये एक्सिस, ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस पे घूम रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा रोटेशन का परपेंडिकुलर होता है। अगर टायर यू घूमता है तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन यू होंगे, और अगर टायर यू घूमता है, ये देखो वर्टिकल घूमता है, तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हॉरिजॉन्टल होंगे। अगर टायर हॉरिजॉन्टली घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होंगे? वर्टिकल होंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होते हैं किसके? रोटेशन के। तो रोटेशनल मोशन की एग्जांपल्स आपको दे दी। रोटेशनल मोशन क्या है वो भी बता दिया। सर्कुलर मोशन वो चैप्टर 3 में थोड़े बहुत हम डिस्कस कर चुके। अब हम आते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसकी एक डिफिनीशन ये है कि द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले आर्क का डिफिनीशन। सर्कल के दो पॉइंट्स के दरमियान, ये ए बी हैं, ये एक आर्क कहलाता है ए सी, दूसरा आर्क बी सी, तीसरा आर्क कहलाता है। यानी सर्कल के किसी दो पॉइंट के दरमियान जो फासला होता है, दरमियान वो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ये अगर ए से बी तक चले जाए तो ये आर्क कहलाता है। ये आर्क ए बी है, और ये सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं θ1 बना रहे हैं, और इस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या प्लेन एंगल कहते हैं। यानी ये आर्क जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ये आर्क जो इस सेंटर पे एंगल बनाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो, अगर आप देखें बी ओ सी एंगल जो है वो आर्क बी सी बना रहा है, और वो डेल थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? डेल थीटा। अगर आर्क ए सी को देखा जाए, आर्क ए सी को देखा जाए तो वो θ2 एंगल बना रहा है। ये सारा एंगल क्या है? θ2 एंगल है, वो बना रहा है। तो इसको हम θ1 θ2 डेल थीटा, इन तमाम को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल भी कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा डिफिनीशन ये है कि द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल, द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस की जमा रेडियाई है। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। ओ ए इज वन रेडियस, ओ बी इज another रेडियस. So the angle between the two radii OA, OB, which is θ1, that is what we call plane angle. That is what we call plane angle. So दो रेडियाई के दरमियान एंगल को हम क्या कहेंगे? प्लेन एंगल कहेंगे। तीसरी डिफिनीशन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क से ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क divided by radius of a circle, that gives us a plane angle in radian.
दैट गिव्स अस अ प्लेन एंगल इन रेडियन। अभी हम करेंगे कि रेडियन में ये इक्वेशन जो थीटा इज इक्वल टू ए बी जो है वो इस के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? एस के। तो एस और ये आर के बराबर है रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर रेडियन होगा। अब रेडियन कब होगा? अब हम जब उसको वेरीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये एंगल जो है एस बाई आर से जो एंगल आती है वो रेडियन में मस्ट होगी, रेडियन में आएगी। अब देखो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम ये देखो हमने क्या कहा कि कंसिडर अ बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी। तो ए ओ बी जो है वो थीटा 1 है, ए ओ सी जो है वो थीटा 2 है, और बी ओ सी ये डेल थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? डेल थीटा के बराबर है। सो दे आर ऑल प्लेन एंगल। अगर एट टाइम टी कोई रेडियस ओ ए पे था और वो नया पोजीशन उसका ओ बी हो गया, तो कितना एंगल ट्रेवल कर दिया? थीटा 1। और कुछ अरसे के बाद टी प्लस डेल्टा, यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू फर्स्ट करें 0 था और यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी या टी हो गया, तो कितना हो गया? एंगल कितना हो जाएगा? थीटा 1 हो जाएगा। सो आफ्टर टी प्लस डेल्टा टी द वेक्टर अटेन अ न्यू पोजीशन ओ सी। तो नए पोजीशन ओ सी पे फिर चला जाता है। यानी पहले अगर ओ बी को आप ओ ए को रेफरेंस ले ले और पहला ये मक्की इधर बी पर बैठी हुई है तो बी से सी पर चली गई, तो ओ ए के साथ तो ये थीटा 1 बनाता है, तो ओ सी के साथ ये ओ ए कितना एंगल बनाएगा? थीटा 2 एंगल बना रहे हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको देगा डेल थीटा, विच विल बी द एंगल बिटवीन ओ बी एंड ओ सी। दैट एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी एस आई यूनिट क्या है? द एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। एस आई यूनिट क्या है? रेडियन है। किस में? एस। और रेडियन की डिफिनीशन क्या है? द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इक्वल टू इट्स रेडियस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 1 रेडियन। यानी अगर सर्कल का जो आर्क है और रेडियस की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, तो सेंटर पे जो एंगल बनाता है ये आर्क, उसकी मिकदार 1 रेडियन होगी। ये आर्क ऑफ अ सर्कल है, ये फर्ज करें 5 मीटर है और रेडियस भी 5 मीटर है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 से क्या आएगा? 1 रेडियन आएगा। क्या आएगा? 1। अगर आर्क की लंबाई भी 10 किलोमीटर है और रेडियस की लंबाई भी 10 किलोमीटर है, तो 10 बाई 10 से क्या आएगा? 1 रेडियन आएगा। तो जब भी आर्क की लंबाई और रेडियस की लंबाई आपस में बराबर हो जाए, तो सेंटर पे ये आर्क जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन के बराबर। क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 रेडियन। द अमाउंट ऑफ दैट एंगल विल बी 1 रेडियन। सो दैट इज क्लियर। और रिलेशन जो है 1 रेवोल्यूशन, एक मुकम्मल चक्कर, एक मुकम्मल घूम जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है और वो 360 के बराबर है। किसके बराबर है? 360 के बराबर है। एक मुकम्मल चक्कर, ये देखो, ये मैं आया 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 और ये मुकम्मल चक्कर हो गया। तो मुकम्मल चक्कर, टायर एक दफ़ा मुकम्मल घूम जाता है तो कितना एंगल रेडियन में बनाता है? तो वो 2 पाई रेडियन बनाता है। और डिग्रीज में कितना होगा? 360 डिग्रीज होगा। यानी डिग्रीज, रेडियन, रेवोल्यूशन, दे आर ऑल द यूनिट्स ऑफ द प्लेन एंगल, जो आपको चैप्टर फर्स्ट में कराए जा चुके हैं डिटेल के साथ। अब हम आते हैं नेचर ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी but for a short interval of time instantaneous angular displacement is a vector quantity। अगर लार्ज हो तो फिर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं होती, तो उस केस में आप उसको ट्रीट नहीं करते, लेकिन हम शॉर्ट लेते हैं। तो इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से मालूम किया जाता है। अगर टायर एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यू घूम रहा है, ये किताब यू घूम रहा है, तो ये देखो ये उंगलियां यू घुमा दो किताब की डायरेक्शन में, तो ये तम जो है आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तम आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और किताब उल्टा घूम रहा है, यू घूम रहा है, तो ये देखो ये आपके पास क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन।
तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन जो होता है परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। और उसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। देखो ये आपका राइट हैंड है, ये देख रहे राइट हैंड, इसकी उंगलियां अगर यू घूमती हैं, यू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी अगर कोई टायर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उंगलियां उसकी डायरेक्शन में घुमा दो, ये उंगलियां आपको क्या देगा, प्लेन देगा। और ये जो है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थंब जो है आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई बॉडी उल्टा रोटेट कर दे, उल्टा यानी क्लॉकवाइज रोटेशन करती हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है along the axis of rotation, to make it very simple, and that direction can be found with the help of right hand rule। राइट हैंड रूल मैंने बता दिया कि जिस डायरेक्शन में टायर घूम रहे हैं, अपनी ये जो 4 उंगलियां हैं उस डायरेक्शन में घुमाओ। ये जो थंब है आपको डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर यू घूम रहे हैं, देख रहे हो, अगर यू घूम रहे हैं कोई चीज़ तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब जो है आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। और अगर ये उल्टा घूम रहा है, ये देखो यू घूम रहे हैं, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो ये थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली इट इज़ द एंगल बिटवीन टू पोजीशन एट सम कॉमन पॉइंट, एट सम कॉमन पॉइंट। अब we are going to derive a relation between linear displacement and angular displacement। हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमने ये ऊपर वाला डायग्राम वही चूज़ किया, कंसिडर अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी। एक पार्टिकल है, एक मक्की है, एक गाड़ी है, कोई बंदा है, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ए से बी और बी से सी पर चला गया। तो ये जो एंगल ए ओ बी जो है, इसको हम थीटा 1 ले लेते हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी को थीटा 2 लेते हैं। और ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये देखो, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये डेल थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, डेल थीटा, या थीटा 2 जो है, या थीटा 2 बराबर है थीटा 1 प्लस डेल थीटा, यानी यहाँ से लेकर ये थीटा 1 हो जाएगा और ये डेल थीटा, इन दोनों को ऐड करो तो ये सारा थीटा 2 हो जाएगा। सो कंसिडर अ पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड देन टू सी, जो कि हमने ऊपर फिगर में आपको दिखा दिया। सपोज द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एस। ये देखो लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है ये है, इसको हमने इसके बराबर ले लिया। और एंगल ए ओ बी जो है वो थीटा 1 के बराबर है, जो कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि एंगल ए ओ बी ये किसके बराबर है, थीटा 1 के बराबर है। ठीक, इसी तरह लेंथ ऑफ आर्क ई सी जो है रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। किसके बराबर है, ये आर्क ए सी, ये आर्क ई सी इस रेडियस के बराबर है। और हमने ऊपर पढ़ा था कि तो फिर एंगल ए ओ सी थीटा 2 1 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि जब रेडियस और आर्क की लंबाई बराबर हो जाए तो वो एंगल क्या होगी, 1 रेडियन होगी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमने ऑलरेडी किया। ये अगर ए सी रेडियस के बराबर हैं, इस आर के बराबर है, तो ये एंगल जो सारा थीटा 2 है वो 1 रेडियन होगी। अब देखो, हम कहते हैं कि जब लेंथ आर्क ए बी बड़ा होगा तो एंगल ए ओ बी भी बड़ी होगी। ये देखो, अगर ये आर्क ए बी ज़्यादा है तो ये देख लो एंगल भी खुलती जाएगी, यानी थीटा 1 भी बढ़ता जाएगा। और अगर ये आर्क ए बी छोटा है तो थीटा 1 भी छोटा होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया कि लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी के कांस्टेंट है और एंगल ए ओ बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एंगल ए ओ बी। तो के क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ बी। अब ऊपर हमने क्या ले लिया है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो है हमने क्या ले लिया है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी देख रहे हो,
ये इस के बराबर ले लिया है, तो लेंथ आर्क ए बी के बजाय हमने इस लगा दिया है, और नीचे जो है एंगल ए ओ बी थीटा 1 के बराबर है, जो डायग्राम में आपको दिखा दिया। तो इस बाई थीटा 1 ये आपका इक्वेशन 1। सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क ई सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ए ओ सी, यानी ये ए सी जितना बड़ा होगा तो ए ओ सी भी उतना बड़ा होगा, यानी थीटा 2 भी, और जितना छोटा होगा तो ये क्या आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क सी, ए आर्क ए सी डिवाइड बाई एंगल ए ओ सी, बिल्कुल उसी तरह एनालॉजी है। अब लेंथ ऑफ आर्क ई सी हमने कहा कि आर के बराबर है, तो एंगल ए ओ सी 1 रेडियन होगा। इसलिए हम कहते थे कि जब भी आप इक्वेशन इस्तेमाल करते हो थीटा एस बाई आर, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये इसलिए कहते थे। अब देखो ये 1 रेडियन नीचे आ गया है, तो ये देखो दोनों, ये इक्वेशन 2 है, ये भी K के बराबर है, ये भी K के बराबर है, दोनों कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो कंपेयर कर लो, तो क्या आ जाएगा, S डिवाइडेड बाई थीटा 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 1 रेडियन। S डिवाइडेड बाई थीटा 1 R डिवाइडेड बाई 1, तो थीटा 1 क्या आएगा, S डिवाइडेड बाई R रेडियन, उस तरफ ले जाओ, थीटा इज इक्वल टू S बाई R रेडियन। तो जनाब हमने क्या कहा था कि जब भी आप S बाई आर का इक्वेशन इस्तेमाल करते हो तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक जो आर्क है वो एंगल 1 रेडियन बनाता है। सो वाइल यूजिंग इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू S बाई आर, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। अगर डिग्रीज वगैरह में दी गई है तो कन्वर्ट करो इसको रेडियन में, फिर ये इक्वेशन, इससे आप थीटा भी मालूम कर सकते हैं, इससे लेंथ ऑफ आर्क इस इज इक्वल टू आर थीटा भी मालूम कर सकते हैं। इससे अगर सर्कल का रेडियस मालूम नहीं है, आर्क मालूम है, थीटा मालूम है, तो आप विक्टोरियल फॉर्म आपका ये होगा कि थीटा जो है वो क्या होगा, थीटा इस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा जो है वो क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और आर जो है क्या है, वेक्टर है। अब ज़रा देख लो, ये मैं आपको फिर राइट हैंड रूल से वेरीफाई करके दे देता हूँ। ये देख रहे हो, ये राइट हैंड रूल से मैं उसको वेरीफाई करके आई एम गोइंग टू गिव यू विद द हेल्प ऑफ, ये देखो, अगर कोई टायर यूँ घूम रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, अगर टायर यूँ घूम रहा है, तो ये देखो, अगर यूँ घूम रहा है तो ये थीटा का डायरेक्शन है, किसका क्या डायरेक्शन है, थीटा का, और ये क्या है, आर का डायरेक्शन है, क्या है, आर, ये थीटा, ये आर, तो थीटा क्रॉस आर अगर राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे तो थीटा क्रॉस आर ये आ जाएगा, थीटा क्रॉस आर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, थीटा क्रॉस आर ये वाली उंगली आ जाएगी, ये वाली उंगली आ जाएगी, ठीक है ना, ये वाली उंगली आ जाएगी। तो इस इज इक्वल टू थीटा, यानी इस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू थीटा एंड इस इज परपेंडिकुलर टू आर। जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट वेक्टर आता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होता है और उसके प्लेन का भी परपेंडिकुलर होता है, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू सी, बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी, यानी मतलब कि ये जो सी आता है तो सी दोनों के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, इसलिए बार बार मैं ज़ोर देता था कि वेक्टर जो है इसको आप अच्छी तरह से सीख लो, ठीक है ना। ये देखो, अगर मैं इसको यू बना लूँ, ये देखो, ये आपके पास है, ये आप देखो, एक रोटेशन यू हो रही है, यू रोटेशन हो रही है, यू रोटेशन हो रही है, देखो यू रोटेशन हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा का डायरेक्शन आपके पास ये हो गया, और आर जो है यानी ये थीटा का डायरेक्शन हो गया, रोटेशन ये देखो यू हो रही है, ये किसका, थीटा का, और ये आर का डायरेक्शन हो गया, तो थीटा क्रॉस आर, ये देखो राइट हैंड रूल, थीटा क्रॉस आर, ये देखो मेरी तरफ हो गया कि नहीं हो गया, थीटा क्रॉस आर, मैं थीटा से जाऊंगा आर की तरफ, तो ये देखो दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, और ये जो है ये क्या होगा, ये आपका एस होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। सो दैट इज अबाउट द relation of linear displacement to angular, तो linear displacement is perpendicular to angular displacement, linear displacement is perpendicular to r, इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ पे आ जाओ, उस पर आपके जो MCQs आते हैं, ये देखो,
द एंगल मेड इन रेडियन बाय सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच इन 1 सेकेंड कितनी होगी। ये मैं 1 सेकेंड के लिए इसी कहता हूँ कि आपको 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाता है रेडियन में, तो 2 सेकेंड 3 सेकेंड उसके लिए आसानी हो, यानी यूनिट चीज़ की कीमत का पता आपको चल जाए। यानी 1 किलोग्राम चीनी की कीमत 50 है तो 2 की 100 हो जाएगी, 3 की 100, अगर आध किलो है तो वो 25 रुपीज़ हो जाएगी। यानी बेसिक चीज़ जो मैं आपको कन्वे करने जा रहा हूँ कि आप यूनिट का जो है कीमत निकालें, फिर जनाब आप जो भी करना चाहें, ज़्यादा हो या कम हो, उसके लिए आप आसानी से निकाल सकते। तो अब द एंगल मेड इन रेडियन बाय सेकेंड्स हैंड, यानी घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक सेकेंडों वाली, एक मिनटों वाली और एक होती है घंटे वाली। तो 1 सेकेंड में सेकेंडों वाली सुई कितना एंगल बनाता है, ये सवाल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेकेंडों की सुई एक दफ़ा कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर लेती है, तो एक कंप्लीट चक्कर में कितना एंगल रेडियन में बनाती है, 2 पाई रेडियन, जो अभी मैंने किया। सेकेंडों की सुई एक मुकम्मल चक्कर में कितने वो मुकम्मल करती हैं, 2 पाई रेडियन एंगल बनाती हैं, और उसी दौरान कितने सेकंड कंप्लीट होते हैं, 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होंगे। ये देखो, आप देख रहे हो हैंड्स मैंने दिए हुए हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 सेकंड हो जाएंगे। 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन बाई 60, तो पाई बाई 30 रेडियन आ जाएगा। तो 1 सेकंड के बाद सेकेंडों वाली सुई पाई बाई 30 रेडियन एंगल बनाएगा। अब 2 सेकंड के बाद तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 30 कर लो, 3 सेकंड के बाद 3 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 30 कर लो, आधे सेकंड के बाद 0.5 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 30 कर लो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपको यूनिट का अंदाज़ा हो जाए, तो फिर ज़्यादा हो या कम हो उसके लिए आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी यूनिट चीज़ का पता प्राइस का पता चल जाए, अमाउंट का पता चल जाए, तो उससे आप बहुत से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या कि सेकेंडों की सुई फुल चक्कर में 2 पाई रेडियन, और उसी दौरान सेकेंडों की सुई 60 सेकंड मुकम्मल करती हैं। तो 60 सेकंड किसके बराबर हो गए, 2 पाई रेडियन के बराबर। तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा, तो 2 पाई रेडियन बाई 60, तो पाई बाई 30 रेडियन हो जाएगा। अब जो है 5 सेकंड में कितना बनाएगा, 10 में कितना, मल्टीप्लाई कर दो पाई बाई 30 से। अब आ जाओ, ये मैंने इसलिए यूनिट की कर दी है कि ये इंटरेस्टिंग है। सो द एंगल मेड इन रेडियन बाय मिनट्स एंड ऑफ अ वॉच इन 1 मिनट। ये देखो मैं एक मिनट के लिए कर रहा हूँ, फिर आधे मिनट के लिए 1/1.5 1.3 1.2 मिनट्स के लिए ये आसान है। मिनटों की सुई जब एक दफ़ा मुकम्मल घूमती है तो फिर क्या होता है, 60 मिनट कंप्लीट करता है। सेकेंडों वाली एक दफ़ा घूमती है तो 60 सेकेंड, मिनटों वाली एक दफ़ा घूमती है तो 60 मिनट। तो यहाँ पर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट होगा। उसी तरह ये देख रहे हो, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 60, तो पाई बाई 30 रेडियन हो जाएगा। ये 1 मिनट में हो जाएगा। अब ये गलत नहीं होना कि सेकेंड और मिनटों की सुई तो एक जैसे नहीं, मिनट में सेकेंडों वाली सुई जब 1 मिनट मुकम्मल होता है, यानी मतलब है कि तो वो 2 पाई रेडियन बनाता है सेकेंडों वाली, जबकि ये वाली 2 पाई नहीं बनाता 1 मिनट में, ये 60 मिनट में 2 पाई रेडियन बनाता है। तो एक ये देखो 1 मिनट में क्या हो गया, पाई बाई 30 रेडियन। अब आधे मिनट में कितना बनाएगा, 0.1 में कितना, 0.1 मल्टीपाई बाई 30 रेडियन, और ये हो जाएगा आपके पास क्या होगी, मिनटों की सुई की 1 मिनट के लिए आ गई। अब आधा मिनट ज़्यादा मिनट जितने भी हो कर लो। इसी तरह द एंगल मेड इन रेडियन बाय आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच इन 1 आवर इज। अब बात यह है कि आपको जहन में रखना चाहिए कि घंटों की सुई जब एक चक्कर मुकम्मल करती हैं तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है। एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो घंटी की सुई जब एक चक्कर मुकम्मल करती है तो 12 घंटे मुकम्मल होते हैं, 12 आवर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 12 आवर यहाँ पर हो जाएगा, और 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई रेडियन बाई, तो पाई बाई 6 रेडियन। तो घंटों वाली सुई 1 घंटे में पाई बाई 6 रेडियन की बनाएगी, एंगल बनाएगी। अब जनाब 2 घंटे में तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 होगा,
3 घंटे में 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 6 होगा, 1.5 में तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई, तो यूनिट का आपको पता चल गया है। तो आप जो है आप इंजॉय करते जाओ, जो भी दे दे। तो तरीकाकार यही होना चाहिए कि आप यूनिट का मालूम कर लो, बाकी आधा हो, डबल हो, ट्रिपल हो, 1.7 हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि घंटों की सुई इतने टाइम में कितना वो मुकम्मल करती है। ठीक, अब देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये देखो अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशन इन 2 seconds. The angle in radian in 1 second is 20 वाइब्रेशन मुकम्मल करती कितने 2 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितनी होगी 10 वाइब्रेशन होंगे, और 1 वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। 1 वाइब्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन, दैट विल गिव यू 20 पाई रेडियन। 20 पाई रेडियन। इसी तरह द एंगल मेड इन रेडियन बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस। फार्मूला मालूम है तो उसमें पूछने की क्या बात है। देखो थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, और ये जो रेडियस है 2.5 है, तो 10 बाई 2.5 तो क्या आ जाएगा 4 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 रेडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 रेडियन आ जाएगा। फार्मूला मालूम है। अब इस जो है 20 है, आर 2 है, तो 10 रेडियन होगा। इस जो है 30 है, आर 5 है, तो 6 रेडियन आएगा। तो फार्मूले में आपका बेसिक जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट के साथ, फार्मूले तो आपको रट्टा लगा के आ जाते हैं, लेकिन फार्मूलों के साथ इंसाफ करना आपको नहीं आता। फार्मूले में देखते जाओ कि ये फार्मूला जो है, इससे मैं इसको भी निकाल सकता हूँ, इससे भी मैं आर को भी निकाल, इससे मैं थीटा को भी निकाल सकता हूँ। एक एक अपने लिए खुद लिखते जाओ कि आर ये है, एस ये है, तो थीटा मैं कैसे निकालूंगा, एस ये है, थीटा ये है, तो आर मैं कैसे निकालूंगा। यही जो है, जो अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एंड इट विल टेक यू टुवर्ड्स परफेक्शन। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ट्रस्ट दैट इज लेकिंग इन टुडेज स्टूडेंट। वो एक चीज़ ठीक क्या होती है, मैं क्लास में जब पूछ लेता हूँ हाँ जी ये है कि ये जो कि एस जो है वो 10 है, आर जो है 2.5 है, जब मैं जवाब पूछ लेता हूँ वो कहता है 4 है। हाँ 4 है, मैं जब थोड़ा सा यूँ कर लेता 4 है, तो वो फ़ौरन बदल जाता है, रंग भी उसका पीला पड़ जाता है। अल्लाह के नेक बंदे, ये ट्रस्ट वाली बात होती है कि क्या आप अपनी बात पे कायम हैं कि नहीं है। सो दैट इज़ द मेन थिंग। और ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जब भी टीचिंग स्टाइल को चेंज करो, टीचर से कम मदद लो, अपने दिमाग से ज़्यादा लो, तो फिर देख लेना आप गुड रिसर्चर बनोगे, गुड थिंकर बनोगे, और हर चीज़ आपको आती जाएगी। फिर याद रखना, हवा में अपने आप से क्वेश्चन पूछते जाओ और अपने आप को जवाब देते जाओ। फिर बुक पे लिख लिया करो कि मैंने तो अपने आप को हवा में, क्योंकि इंटी टेस्ट में 46 सेकंड का एमसीक्यूज़ होता है, तो आपने एयर में यानी दिमाग में उसको हल करना है। जब आपने दिमाग में उसको हल कर दिया, फिर लिख जाओ ऊपर, फिर मैच कर लो कि क्या मेरे दिमाग में जो हलशुदा आंसर था उसके साथ मैच कर रहा है। पहली दफ़ा 10 में से आपका 1 ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 10 में से 2, नेक्स्ट टाइम, ये नहीं, आपका दिमाग उसी तरह होता जाएगा। जिस तरह आप अपने दिमाग को बनाते जाओगे, उसी तरह पैकिंग पावर उसकी बढ़ती जाएगी। टीचर लाइक या ना लाइक वाली बात कोई नहीं होती बेटा। बात होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, बात होती है ट्रस्ट की कि मैं कर सकता हूँ, और ये खुद एतमादी मेरे स्टूडेंट में बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। खुश रहो, मेरे लिए दुआ करते जाओ, और मेरी तस्हीह के लिए अच्छे अच्छे सजेशन दे दिया करो। इंशाअल्लाह मैं लाइव सेशन भी आपके साथ अरेंज करने का इरादा रखता हूँ, और जल्द ही इंशाअल्लाह लाइव सेशन आपके साथ होंगे 2-2, 3-3 घंटे के। जो आपके क्वेरीज़ होंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल वेलकम देम। और जो मुझे नहीं आते, मैं खुश हो जाऊँगा कि मैं नई चीज़ सीख लूँगा। और हमने सीखे बहुत सी चीज़ें स्टूडेंट्स हैं कि वो पूछ लेते हैं, तो हम आंसर अगर उस वक्त नहीं दे सकते तो हम कहते हैं कि बेटा मैं देख लूँगा या किसी के साथ डिस्कस कर लूँगा। सो कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ये डेफिसिट आप में ख़त्म होना चाहिए। अपने आप में करने की सलाहियत डालो, और आप में है भी। थैंक यू।